हीट तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। मेरे बेटा व्हाट इज हीट? हीट मेरे बेटा एक तो फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हम 9 से पढ़ते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी मेरे बेटा? कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी जब हीट ट्रांसफर हो? कहाँ से मेरा बेटा? कहाँ से? हॉट से कहाँ ट्रांसफर होती? कोल्ड बॉडी की तरफ, ठीक है? हॉट से कोल्ड। तो जो ट्रांसफर होने वाली एनर्जी, ठीक है, ट्रांसफर से ट्रांसफर जितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी आगे बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? हीट एनर्जी। क्या बोलते हैं? हीट एनर्जी जो ट्रांसफर होगी। लेकिन मेरे बेटा याद रखिए, मैंने आपको पहले, आप समझ लें इस बात को कि हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास बॉडी के पास ऑलरेडी पहले से एनर्जी थी 400 जूल, और यहाँ से जो ट्रांसफर हुआ है मेरा बेटा वो हमारे पास है 200 जूल, ठीक है ना? तो बॉडी के पास जो एनर्जी पहले से होती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। क्या कहलाती है? इंटरनल एनर्जी। बॉडी के पास है ना इंटरनल एनर्जी मेरा बेटा, ठीक है ना? इंटरनल एनर्जी है। अब हम कितना एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं मेरा बेटा? 200। तो मेरा बेटा बॉडी जब एब्जॉर्ब कर लेगी ये 200 को, बॉडी के अंदर चले गए, तो कितना ऐड हो गया इसमें? तो इंटरनल एनर्जी कितनी बन गई? मेरा बेटा जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर होने के बाद वो पार्ट इंटरनल एनर्जी का बन जाता है। क्यों मेरा बेटा? क्योंकि कहां चले गए? बॉडी के पास। समझ आ गया मेरा बेटा? लेकिन अब जितना एनर्जी ट्रांसफर हुआ था मेरा बेटा, ट्रांसफर अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं मेरा बेटा हीट एनर्जी। तो आपसे हीट एनर्जी को पूछे तो वो कितना है? 200। और इंटरनल एनर्जी अब कितना हो चुका? 600। इधर है मेरी बात? ओके। तो मेरे बेटा इसीलिए हम इस हीट एनर्जी को बोलते हैं मेरा बच्चा ट्रांजिएंट एनर्जी। ट्रांजिएंट एनर्जी, ट्रांजिएंट एनर्जी या ट्रांसफर अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है? ट्रांजिएंट एनर्जी या ट्रांसफर अमाउंट, ठीक है? The amount of transient energy, the amount of energy, the amount of energy ट्रांसफर कहां से मेरे बेटे? ट्रांसफर फ्रॉम hot body to cold body। And this phenomena from hot body to cold body is a natural phenomena, ठीक है? नेचुरल हमेशा हीट ट्रांसफर होती रहेगी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, नेचुरली, उद्भव होगी, स्पॉन्टेनियसली, ठीक है? तो मेरे बेटा अगर ये फिनोमेना उस वक्त तक पॉसिबल रहता है जब तक क्या ना मेरे बेटा बॉडी किस में ना आ जाए, बॉडीज किसमें ना आ जाए? थर्मल इक्विलिब्रियम। किसमें ना आ जाए? थर्मल इक्विलिब्रियम। याद रखिएगा लफ्ज थर्मल इक्विलिब्रियम कह रहा हूं, ठीक है? ये फिनोमेना तब तक रहता है जब तक मेरे बेटे किसमें ना आ जाए? बॉडी, ठीक है? थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये मेरा बेटा कि हमारे पास दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या ना हो जाए? सेम, ठीक है? तो हमारे पास इक्वल हो जाएगा बॉडी 1 का टेम्परेचर और बॉडी 2 का टेम्परेचर, दोनों अगर इक्वल हो जाएंगे तो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। अब जो हीट ट्रांसफर होना है, अब क्या हो जाएगा मेरे बेटा? ट्रांसफर होना हीट बंद हो जाएगा। हीट कभी ट्रांसफर नहीं होगा उसके बाद जब तक बॉडी का जब बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी तो हीट ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा, ठीक है ना? तो मेरे बेटा ये तो हमारे पास बात हो गई हीट की, और थोड़ी सी डेफिनेशन की बात करते हैं कि थर्मोडायनामिक्स हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा। हम वहां से फिर स्टार्ट करेंगे मेरे बेटा थर्मोडायनामिक्स, ठीक है? थर्मोडायनामिक्स मेरे बेटा अ ब्रांच ऑफ, कौन सी ब्रांच है मेरे बेटा? ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद, इसके साथ डील करता है मेरे बेटा। थर्म का मतलब क्या होता था? हीट। और मेरे बेटा डायनामिक का मतलब ठीक है? तो हमारे पास यहाँ पर फिजिक्स के अंदर जो मोशन क्रिएट होती है तो बेसिकली क्या होगा मेरा बेटा? वर्क, है ना? वर्क। अगर हमारे पास कोई डिस्टेंस मोशन कर तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं? वर्क हो रहा है।
तो हमारे पास ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद, किसके साथ डील करता है मेरे बेटा, कन्वर्जन ऑफ, किसकी कन्वर्जन, हीट इनटू मेरे बेटा वर्क, और वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस पर भी हम ज़्यादा डिटेल में आगे नहीं जाएंगे, हम आगे चलेंगे हीट पॉइंट, फिर उसके बाद आएंगे थर्मोडायनामिक्स में फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। ओके, तो मेरा बेटा हीट एनर्जी की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास हीट एनर्जी में जब बॉडी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी तो मेरा बेटा वो एनर्जी, इंटरनल एनर्जी हमारे पास बन जाएगा। एंड व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, आइए हम इसको देखते हैं, ठीक है ना। इंटरनल एनर्जी है, सपोज करो मेरा बेटा एक गिलास है हमारे पास, ठीक है मेरा बच्चा, एक गिलास है और उसके अंदर वाटर फिल है, ठीक है, वाटर फिल, ठीक है। तो अगर कोई लिक्विड फिल है और हम उसको इसमें से कोई स्पेसिमेन ले लें, ठीक है, और इसमें से कोई सैंपल लें और उसको, जाहिर सी बात है एनर्जी दिखता नहीं, ठीक है ना। आप पानी बोलेंगे आपको, मैं बोलूंगा उसके पास इंटरनल एनर्जी, तो ये क्या है भाई, एनर्जी में पीऊंगा तो क्या हो जाएगा, है ना। वैसे भी दिखता खुद भी नहीं, धड़ भी है, ठीक है मेरे बेटा। लेकिन जाहिर सी बात है जब पानी आपके पास, आपने ये उसके पास हर मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है, तो मैक्रोस्कोपिकली नहीं दिख रहा आपको, आंखों से नहीं दिखता। लेकिन मेरे बेटा अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तब आपको पता चलता है कि मेरे बेटा एनर्जी, मेरे बेटा अगर मैं देखूं तो इसके अंदर दो चीजें तुम्हें दिखेंगी, ठीक है ना। एक तो ये होगा मेरे बेटा कि मॉलिक्यूल्स रैंडमली आपस में क्या करेंगी, कोलाइड करेंगे और मोशन करेंगे रैंडम डायरेक्शन में, ठीक है ना। माइक्रोस्कोपिकली अगर हम देखेंगे, ठीक है ना, तो हमारे पास ये रैंडम मोशन करेंगी, कोई ऊपर जा रहा होगा, कोई नीचे आ रहा होगा, ठीक है ना। तो माइक्रोस्कोपिकली अगर हम देखें, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। अब मेरे बेटा ये जो रैंडम मोशन है, ये जो रैंडम मोशन है, ठीक है, ये रैंडम मोशन बेसिकली क्या बनाता है मेरे बेटा, ये बनाता है रैंडम मोशन क्या मेरे बेटा, काइनेटिक एनर्जी। क्या बनाता है, काइनेटिक। तो ये शो करता है किसी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं, कितनी वेलोसिटी है इसकी, तो दैट शोज द काइनेटिक एनर्जी। और अगर हम दूसरी तरफ देखें मेरा बेटा, अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स इक्वालिक बिहेवियर भी शो कर रहे होते हैं कि मॉलिक्यूल्स के पास मेरे बेटा, जो मॉलिक्यूल्स है ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे मेरे बेटा, अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। एंड दिस अट्रैक्शन प्रोड्यूस मेरा बेटा कौन सी एनर्जी, दिस अट्रैक्शन प्रोड्यूस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, समझिए। एंड देन इफ वी सम ऑफ देम, कि अगर मैं इन दोनों को सम कर दूं मेरा बच्चा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, एंड दैट बिकम्स मेरा बेटा क्या, इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड, मेरा बेटा मोशन अगर मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं तो वो उसकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे पे अट्रैक्ट कर रहे हैं या अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, दैट प्रोड्यूस पोटेंशियल एनर्जी। And the sum of kinetic and potential becomes, ठीक है, डन। तो ये बात याद है, ठीक है। आइए मेरे बेटा हम बात करेंगे टेम्परेचर की, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है। हीट पे जाते हैं इसका ख्याल आता है सबसे ज्यादा टेम्परेचर, ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इससे क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हमारे पास दो डेफिनेशन बन चुकी है, टेम्परेचर में जाने से पहले हमने लिख दी दो उसकी डेफिनेशन भी, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया मेरे बेटा, टोटल एनर्जी है ना, सम कर दिया ना काइनेटिक एंड पोटेंशियल, तो सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल क्या होता है, टोटल होता है। तो टोटल एनर्जी क्या मेरे बेटा, कंटेन्ड बाय अ बॉडी, और मैं ऐसे लिख सकता हूं, और करके क्या लिख सकता हूं मेरे बेटा, सम ऑफ, इसका सम मेरा बेटा काइनेटिक
and potential energy of molecules. ठीक है, चलिए तो मसला नहीं गिरा बेटा। अब बात करेंगे हम टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर एज वी हैव डिस्कस की थ्योरेटिकली अगर हम सोचते हैं तो मेरा बेटा टेम्परेचर इट इज दी क्या होता है मेरा बेटा डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। बट ये तो हमारे पास मेरा बेटा एक सेंसिबल मतलब सेंस करके डेफिनेशन जनरेट डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। हाउ कैन वी डिफाइन इट? जब फिजिक्स कहती है कि भाई हमें एक क्वांटिटेटिव वैल्यू बताओ, ये क्या बोल रहे हो कि डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। मैंने आपको सिचुएशन में बता चुका मेरे बेटा। तो हमारे पास क्या होगा, एक ही टेम्परेचर पे अगर हम चाय को देखेंगे तो चाय को रूम टेम्परेचर पे देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं ठंडी होगी, है ना। लेकिन कोल्ड ड्रिंक को देखते तो क्या बोलते हैं गर्म। टेम्परेचर तो एक ही, फिजिक्स ऐसी बात को नहीं मानता कि एक ही टेम्परेचर में एक चीज को कह रहे हो कि यहाँ पर उस टेम्परेचर पे जब कोई चीज आई तो उसको कह रहे हो ठंडा, और एक चीज को कह रहे हो गर्म। फिजिक्स कहती है बताओ हमें वैल्यू से बात करो क्वांटिटी। तो फिजिक्स में हम क्वांटिटेटिव वैल्यू बात करते हैं। तो मेरे बेटे जब माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं रैंडम, लेकिन क्या ये रैंडम मोशन खुद ब खुद हो रहा नहीं मेरे बेटा। बॉडी में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये रैंडम मोशन क्या स्लो रहेगा या बढ़ जाएगा? जैसे जैसे हम ठंडा करते हैं तो ये रैंडम मोशन भी मॉलिक्यूल्स ये क्या हो जाएंगे कम, और जैसे जैसे हीट करेंगे तो रैंडम मोशन भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो जितना ज्यादा रैंडम मोशन होगा तो मेरे बेटा इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, हम अगर सब डेफिनेशन जानते ही नहीं मॉलिक्यूल्स की, अगर हम सिर्फ इसको देख रहे हैं तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो मेरे बेटा क्या हो रहा है, ये मॉलिक्यूल्स उतना ज्यादा रैंडम मूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर डायरेक्ट रिलेट कर रहा है इससे मेरे बेटा काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो रिलेट करता है किससे मेरे बेटा टेम्परेचर से। तो बाद में दिखा गया माइक्रोस्कोपिकली तो जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है वही बेसिकली क्या है मेरा बेटा टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर को डिफाइन करने जाते हैं तो हम बोलते हैं इट इज द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल या लिक्विड मॉलिक्यूल या जो भी मॉलिक्यूल हो जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी को क्या डिफाइन कर रहा है मेरे बेटा उसमें टेम्परेचर। यानी तो आइए लिखते हैं it is the average kinetic energy of molecules। अब मेरे बेटे एक सवाल हमसे एमसीक्यू में बार-बार पूछा जाता कि टोटल एनर्जी हम किसको कहते हैं बॉडी की, टेम्परेचर को, इंटरनल एनर्जी को, ये नन ऑफ दीस। इंटरनल एनर्जी मेरे बेटा टेम्परेचर कौन सी एनर्जी है सिर्फ हमारे पास इंटरनल में कौन आता है ओके। टोटल एनर्जी में हमारे पास तो ये से सवाल का कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी, दैट इज द इंटरनल एनर्जी ओके। देन द टेम्परेचर इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, है ना। दो पार्ट्स है मेरा बच्चा, ठीक है। मैंने यहाँ तक बात किसी को कंफ्यूजन मेरा बेटा। उसके बाद हमारे पास हमने यहाँ पर टेम्परेचर में सारे टेम्परेचर स्केल्स की टेम्परेचर आनी चाहिए हमें। जैसे हमने देखा जब भी हम टेम्परेचर स्केल में हमने फॉर्मूला बनाया था मेरे बेटे टेम्परेचर स्केल को देखते हैं तो लेट्स सपोज हमारे पास सेल्सियस स्केल है, हाँ मेरा बच्चा एवरेज स्केल लेते हैं मेरा बेटा। जितने मॉलिक्यूल्स है हो सकता है कि उसके अंदर इम्प्योरिटी हो कुछ भी हो, अगर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर नहीं है, हर जगह होमोजेनाइज नहीं है, तो अगर हर जगह टेम्परेचर होमोजेनाइज नहीं है तो लेट्स सपोज कहीं पर टेम्परेचर ज्यादा है कहीं पर टेम्परेचर कम, तो हमारे पास क्या होगा मेरे बेटा किसी का एनर्जी ज्यादा होगी किसी की कम होगी, अलग अलग को डिफाइन कर ही नहीं सकते, क्या निकालना पड़ेगा समझ गए। अगर होमोजेनियस होगा तो फिर तो सबकी एनर्जी अगर मॉलिक्यूल सेम है, ठीक है, अगर मॉलिक्यूल सेम है, मॉलिक्यूल सेम होने का मतलब सबको समझ आ रहा है ना, एक जैसे पार्टिकल्स हैं, तो अगर उनकी टेम्परेचर भी होमोजेनियस है सबकी मोशन भी फिर एक जैसी होगी। लेकिन अगर
इनहोमोजेनियस है तो एक फिक्स वैल्यू बतानी पड़ेगी मेरा बेटा, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, डन है मेरा बच्चा, क्लियर। ओके, तो सेल्सियस स्केल में हम देखें, टेम्परेचर स्केल हमने तीन तरह के पढ़े मेरा बेटा, सही है, तीन तरह के पढ़े। ओके, तो हमारे पास मेरे बेटा जब भी हम स्केल को डिफाइन करते थे, याद करो, तो दो टेम्परेचर के दरमियान डिफाइन करते थे। हाँ मेरे बेटा, एक होता था हमारे पास क्या मेरे बेटा, बॉइलिंग पॉइंट, सही है, और दूसरा हमारे पास होता था मेरे बेटा फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। लेट्स सपोज सेल्सियस स्केल है, तो व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट, कहां पर पानी फ्रीज हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस मेरे बेटा, और कहां पर बॉयल हो जाता है, ठीक है मेरे बेटा, याद कर, सही। अब मेरे बेटा ये दोनों स्केल के दरमियान में हम डिफाइन करते हैं, लेकिन एक टेम्परेचर और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जो कि हमसे बार-बार पूछा जाता है, दैट इज मेरा बेटा एब्सोल्यूट जीरो, है ना, एब्सोल्यूट जीरो मेरे बेटा कहां पर टेम्परेचर आता है, कितने, -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सही मेरा बेटा। एंड सही, ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, और मेरा बेटा ये आ गया एब्सोल्यूट जीरो। देन अगर हमें कन्वर्जन स्केल भी देखनी है तो मेरे बेटा, अगर मैं दूसरे स्केल्स को भी बनाऊं, लेट्स सपोज कर हमारे पास दूसरे स्केल को बनाऊं, ओके, इसमें भी लिख लेते हैं मेरे बेटा बॉइलिंग पॉइंट, हाँ मेरे बेटा फ्रीजिंग पॉइंट, और क्या मेरे बेटा एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। एंड अगर ये हमारे पास मेरा बच्चा फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल मेरे बेटा याद करो, फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता था, 212, हाँ मेरे बेटा फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता था, 32, और मेरे बेटा व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो, इक्वल्स -460, ये मेरे बेटा आपको याद है, ठीक है, ओके। एंड देन हम केल्विन स्केल पे देखें, केल्विन स्केल में अगर हम देखें तो मेरे बेटा ये, हाँ भाई, बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस में कितना है मेरा बेटा, केल्विन में कितना हो जाएगा, कितना ऐड करते हैं 370, और मेरे बेटा फ्रीजिंग पॉइंट कितना 273 केल्विन, और मेरे बेटा एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो। अच्छा मेरे बेटा, इसके अंदर हमारे पास एक सवाल और भी पूछा जाता है कि कौन से टेम्परेचर पर, हाँ, एट विच टेम्परेचर, एट विच टेम्परेचर, हाँ मेरे बेटा सेल्सियस और केल्विन, सॉरी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या आ जाते हैं मेरे बेटा आपस में बराबर, ठीक है। कौन से पॉइंट पे, अभी देखिए यहाँ पर सेल्सियस कितना है 0, यहाँ पर कितना है मेरा बच्चा 32, ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मैच कर जाए, ठीक है। तो मेरे बेटा अब हमारे पास याद रखिए, इसके निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला, मेरे बेटा फॉर्मूला हमें वैसे डायरेक्ट आना चाहिए क्योंकि 9th क्लास में पढ़ा था, लेकिन खैर अभी अगर आपको कभी निकालने में कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है ना, तो मेरे बेटा टेम्परेचर इन स्केल, ठीक है मेरे बेटा, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, माइनस, इसको माइनस करते थे मेरे बेटा फ्रीजिंग पॉइंट, सही, डिवाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस इज इक्वल टू टेम्परेचर स्केल, फ़ारेनहाइट में
ठीक है ना। टेम्परेचर अगर हम सेल्सियस में रखा हुआ था तो ये सेल्सियस में और ये टेम्परेचर है केल्विन में ले लेते हैं। माइनस मेरा बेटा टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। और क्या मेरा बेटा फ्रीजिंग पॉइंट क्या था मेरा बेटा बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, इसका रेशियो दोनों तरफ क्या रहेगा सेम, ठीक है। तो सेल्सियस में ले एक तरफ केल्विन को सॉरी फ़ारेनहाइट में ले, ठीक है। फ़ारेनहाइट में ले दोनों क्या रहेगा मेरा बेटा सेम रहेगा। इस फॉर्मूले से भी हमने ड्राइव किया फॉर्मूला, ठीक है ना। फॉर्मूला याद करने के लिए अगर तुम्हें याद ना हो तो दोबारा से याद करवा देते मेरे बेटे। टेम्परेचर इन सेल्सियस क्या होगा Tc, हाँ भाई फ्रीजिंग पॉइंट कितना है माइनस फ्रीजिंग पॉइंट देखिए सेल्सियस कितना है 0 डिवाइड बाय मेरा बेटा बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 माइनस मेरा बेटा फ्रीजिंग कितना है 0 इज इक्वल टू यहाँ पर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में आइए टेम्परेचर को लीजिए Tf माइनस मेरा बेटा फ्रीजिंग पॉइंट बताइए 32 डिवाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट बताइए, ठीक है। माइनस मेरा बेटा फ्रीजिंग पॉइंट बताइए 32 which is equal to मेरा बच्चा क्या बना यहाँ पर क्या हुआ which is equal to Tc divided by 100 is equal to यहाँ पर क्या बना मेरा बेटा Tf minus 32 divided by 180 है ना। इन दोनों को माइनस कर देंगे 180 में, ठीक है। अब हमारे पास क्या है 180 डिवाइड में इसका भेजेंगे मल्टीप्लाई मेरा बेटा 180 डिवाइड बाय 100 करेंगे क्या बनेगा डिवाइड कर देंगे 9 बाई 5 Tc हो जाएगा इज इक्वल टू Tf क्या था मेरा बेटा 32 और 32 माइनस का इस तरफ भेजेंगे क्या बन जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना Tf इज इक्वल टू 9 by 5 Tc plus 30 that is the actual formula to drive सही मेरा बेटा यही फॉर्मूला था हमें जो ड्राइव करना था। तो मैंने इस फॉर्मूले को इसलिए लिखा है if anyone ask in the paper you have to बाकी चीजें वैल्यू तो पुट करना मेरा बच्चा है ना। अगर इंजीनियर डॉक्टर बन रहे वैल्यू पुट करना तो मसला ही नहीं, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ये दोनों रेशियो बराबर होते हैं टेम्परेचर इन स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइड बाय वॉल्यूम माइनस फ्रीजिंग। ओके मेरा बेटा चलिए ये तो हमारे पास आ गया। तो हमारे पास सवाल बेसिकली यहाँ से हम चले थे कि अगर दोनों की वैल्यू क्या हो जाए आपस में बराबर हो जाए, दोनों की वैल्यू अगर आपस में बराबर हो जाएगा तो मैं Tf की जगह Tc लिख दूं, ठीक है मेरा बच्चा। Tf की जगह क्या लिख दूं Tc लिख दूं मेरा बेटा। ये बना Tc यहाँ पर 9 by 5 इसको भी रहने दिया Tc प्लस क्या मेरा बेटा 32, ठीक है। नाउ इसको सॉल्व कर ले मेरा बच्चा, सॉल्व कर ले फर्दर क्या ये प्लस का इस तरफ भेज दे ये माइनस प्लस का इस तरफ भेज दे मेरे बेटे क्या बना -32 is equal to 9 by 5 Tc minus Tc, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे मेरा बेटा सॉल्व कर लो मेरा फर्दर क्या मेरा बेटा 32 सॉरी -32 is equal to क्या बना 9 by 5 Tc minus Tc यहां से ले लो मेरा बेटा एलसीएम ये बनेगा 4 Tc डिवाइड बाय 5 minus 32, ठीक है। और ये 5 मल्टीप्लाई में और ये 4 डिवाइड में तो मेरा बेटा क्या बना मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू क्या हुआ Tc। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन बनी ये 5 डिवाइड से कहां गया मल्टीप्लाई ये 4 मल्टीप्लाई से कहां आया डिवाइड, ठीक है मेरे बेटा। अब यहां पर देखो 4 1 जा 4 4 8 जा और 4 5 जा 8 5 जा 40 तो -40 वो वैल्यू है जहां पर Tc और Tf आपस में क्या हो जाएंगे सेम, ठीक है। तो -40 तो इसका मतलब ये है ये वो पॉइंट है -40 डिग्री सेल्सियस और -40 फ़ारेनहाइट दोनों आपस में क्या होगा मेरा बेटा इक्वल, ऐसा पॉइंट होगा दोनों का लेवल सेम होगा दोनों का लेवल डन। यहां तक कंफ्यूजन सर ये स्केल हमने सिर्फ वाटर के लिए बनाई अभी फिलहाल कंसीडर कर लो डन है। चल कॉपी नहीं कर रहे करनी है ऐसे करती है घर पे वैसे पास करनी है ओके ओके चलो मेरे बेटा डिफरेंशिएटिंग टेम्परेचर इंपॉर्टेंट सवाल है आइए वहां से भी देख लेते हैं कुछ चीजें।
ठीक है, डिफरेंस इन टेम्परेचर, अगर चेंज इन टेम्परेचर निकाला है, ये एरिया साफ कर दूं, ठीक, तो मेरे को डिफरेंस इन टेम्परेचर, डिफरेंस निकालना, डिफरेंस इन टेम्परेचर, ओके, तो डिफरेंस इन टेम्परेचर निकालना, डिफरेंस का मतलब सिंपल है, क्या मेरे बेटा, अगर लेट सपोज करो मेरा बच्चा T1 आपका 20 डिग्री सेल्सियस है और T2 हमारे पास बढ़कर हो गया 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 65 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो आप बताइए डिफरेंस कितने का होगा, कितना इंक्रीज हो गया, डिफरेंस तो मेरे बेटा डेल्टा T होता है ना, चेंज इन टेम्परेचर को डिफरेंस इन टेम्परेचर को, ठीक है मेरे बेटा, T2 माइनस तो कितना है मेरे बेटा 65 माइनस 20 which is equal to मेरा बेटा 45, जी, लेकिन अगर मैं इसी वैल्यू को मेरा बच्चा केल्विन में लेता तो फिर क्या होता, 273 ऐड करना पड़ता सर, यहाँ पर कितना हो जाता मेरा बेटा 293 केल्विन, और मेरे बेटा T2 को अगर मैं यही काम करता तो मेरे बेटा कितनी वैल्यू थी हमारे पास 65 में हम कितना ऐड करते हैं दोबारा से 273, हाँ कितना बन जाता मेरा बेटा 338, ऐसे 338 केल्विन बन जाता। अब जब हम डिफरेंस निकालेंगे दोबारा से यहाँ पर कितना मेरा बेटा, हमें 338 माइनस 293, तो दोबारा से डिफरेंस कितने का आएगा, सेल्सियस में निकाला, यहाँ पर केल्विन में के निकाला मेरा बेटा, तो डेल्टा केल्विन में निकाला तो फिर भी क्या आएगा, सेम आएगा ना, तो इसका मतलब ये हुआ चेंज इन टेम्परेचर जब हम देखते हैं तो सेल्सियस में और केल्विन में क्या रहता है, टेबल में डायरेक्ट भी हमसे सवाल पूछ सकता है तो भाई अगर हमारे पास सेल्सियस में और केल्विन में साफ कर दूं ये, ठीक है, तो हमारे पास अगर हमसे ये एरिया हमारे पास इस तरह पूछ सकता है, कन्वर्जन है मेरा बेटा, कि अगर कन्वर्जन है चेंज का कन्वर्जन देखना है, ठीक है ना, चेंज का कन्वर्जन देखना है, लेट सपोज करो मेरा बेटा अगर पेपर में हमसे जितना भी टेम्परेचर पूछा, लेट सपोज टीसी में कि इतना चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस में आया, लेट सपोज उसने बोला भाई टेम्परेचर में चेंज आया है 40 डिग्री सेल्सियस का, तो केल्विन में कितने का चेंज आएगा, 40 का आएगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे बेटा जितना सेल्सियस में आएगा उतना ही किसमें आएगा, और अगर इसी तरीके से मेरे बच्चा मैंने आपसे बोल दिया कि अगर हमारे पास केल्विन में 40 का है तो सेल्सियस में कितना आएगा मेरे बेटा, फिर भी क्या आएगा 40 आएगा, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर असल में फर्क पड़ता है मेरा बेटा जब आते हैं हम किसमें फ़ारेनहाइट, लेट्स सपोज उसने बोल दिया पेपर में कि मेरे बेटा जैसे यहाँ पर निकाला चेंज आया मेरे बेटा 60 कितने का चेंज 45 का चेंज आया है सेल्सियस में, तो बताइए यही चेंज अगर मैं फ़ारेनहाइट में निकालता तो कितना आता, तो मेरा बेटा यहाँ पर ध्यान रखिए सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 से जो भी चेंज आए, लेट्स सपोज वहां पर आया था 45 तो आपने मल्टीप्लाई करना 9/5 से आ जाएगा फ़ारेनहाइट, तो लेट्स सपोज अगर यही वैल्यू को मैं देखता कि चेंज इन सेल्सियस में तो आया फ़ारेनहाइट 45, तो आप बताइए कितने फ़ारेनहाइट में चेंज आएगा, तो मेरे बेटा मुझे कुछ नहीं करना है, फ़ारेनहाइट में जाने के लिए डेल्टा टीएफ निकालने के लिए व्हिच इज इक्वल टू मेरे बेटा 45 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 5, सही ना, 5 1 जा 5 9 9 5 जा 45 9 9 जा 81, फ़ारेनहाइट में कितने का चेंज आया, सेल्सियस में चेंज आया मेरे बेटा, ठीक है, सेल्सियस में तो 45 का चेंज आया, फ़ारेनहाइट में कितने का चेंज आया 81, ठीक है, फ़ारेनहाइट में कितने का चेंज आया 81, ओके, इसी तरह मेरा बेटा अगर मेरे पास टीएफ में है मेरा बेटा चेंज बताया हुआ वैल्यू, टीएफ बताया हुआ कि हमारे पास टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट में है वो 45 का है, तो अगर चेंज इन सेल्सियस में निकालो तो मेरे बेटा रिवर्स करना पड़ेगा 5/9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 5/9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं देखूं मेरा बच्चा टी के में
टेम्परेचर इन केल्विन में और उसको बोला फ़ारेनहाइट में चेंज निकाली। तो मेरे बेटा सेम तरीका होता है जैसे मैं सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में आया था, तो मेरे बेटा केल्विन से फ़ारेनहाइट में आएगा, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9/5। इसी तरह अगर मुझे चेंज बोला है फ़ारेनहाइट में गिवन था और बोला है चेंज निकाल के दिखाइए किसमें मेरा बेटा केल्विन में, तो मेरा बच्चा आपने डिवाइड करना डन। 7 डिग्री सेल्सियस में फ़ारेनहाइट के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करें। मेरा बेटा वो चेंज है, ये तो डायरेक्ट वैल्यू है ना। जैसे अगर हम जैसे डिग्री सेल्सियस से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फ़ारेनहाइट को बता दें। लेट्स सपोज करो सवाल सिचुएशन देते हैं हम। लेट्स सपोज करो मेरा बेटा आप इफ अ बॉडी हैव 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड इट इज इंक्रीज बाय 30 डिग्री। कितना इंक्रीज हो गया? तो मेरा बेटा आप बताइए फ़ारेनहाइट में कितने का चेंज आया? आप तो पहले बताइए सेल्सियस में कितने का चेंज आया? कितने का चेंज आया? पहले कितना था? 90 बाद में कितना इंक्रीज हुआ? कितने का चेंज आया? 60 का कैसे आ गया भाई? इंक्रीज 30 हो रहा तो 30 आएगा ना चेंज। चेंज कितने का इंक्रीज उसमें मेरे बेटा इंक्रीज का मतलब है 90 में कितना ऐड कर दो और फिर उसको माइनस कर दो, उसमें से इनिशियल मेरे बेटा आएगा कितना 30। जितना इंक्रीज हो रहा वही तो चेंज है, सही। अब वो चेंज तो बोला फ़ारेनहाइट में भी बताइए, तो मेरे बेटा ये फार्मूला नहीं लगा सकते आप, उसके लिए मेरे बेटा ये फार्मूला लगाना पड़ता है। ठीक, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। आपको बता दिया, आपको पता चल गया इंक्रीज हुआ था 30 कितने में? सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट में वो मुझसे पूछ रहा है तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 30 को, इससे मेरे बेटा 9/5 से फ़ारेनहाइट में चेंज आ जाएगा। ठीक है, कोई इस फॉर्मूले से नहीं है राइट। ये डायरेक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू होती है कि एक वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस में 30 डिग्री और बताइए आप फ़ारेनहाइट में कितना होगा। चेंज नहीं बोलो डन। चेंज की बात करेंगे तो मेरे बच्चा कन्वर्जन ठीक है, इसीलिए इसको अलग से बताया और मैं इन पर डिस्कस करूंगा। डन, क्लियर है मेरे बेटा? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? कोई सवाल पूछने नहीं मेरे बेटा? एक आखिरी पार्ट को डिस्कस करते हैं, फिर हमारे पास यहाँ पर दूसरा फॉर्मूले में तो कंफ्यूजन नहीं है ना, कन्वर्जन में सेल्सियस से केल्विन में, ये तो सबको वैसे ही पता है मेरे बेटा, है ना। अगर केल्विन में जा रहा है और टेम्परेचर कितने सेल्सियस में, तो कितना ऐड करना पड़ता है? 2 इसमें कोई कंफ्यूजन बाकी तो यहाँ से सेल्सियस है और केल्विन में निकाल देंगे मेरे बच्चे, ठीक है। ओके चलें, ये कन्वर्जन की बात हो, ठीक है। आखिरी बात करते हैं मेरे बेटा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है ना। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर सॉरी ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एक ऐसा पॉइंट जहां पर वाटर तीनों स्टेट में थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में तीनों एक साथ एग्जिस्ट करता हूं, तो एक ऐसा पॉइंट उसको क्या बोलते हैं मेरे बेटे? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। क्या बोला दोबारा सुनिएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम होते हैं अगर वाटर तीनों स्टेट में एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट में एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसे पॉइंट को बोलते हैं मेरे बेटा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। दोबारा से समझ आ गई मेरे बेटा? तीनों स्टेट में एक साथ पानी एग्जिस्ट कर रहा है, तीन स्टेट सॉलिड लिक्विड और एक ही टेम्परेचर पे एक ही प्रेशर पे अगर वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो मेरे बेटा इसका मतलब है कि हमारे पास वो कौन सा पॉइंट है? ट्रिपल पॉइंट। तो मेरे बेटा याद रखिएगा ट्रिपल पॉइंट, आइए यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल a point at which water exists in all three states simultaneously,
ठीक है, इज नोन एज न्यूट्रल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है मेरे बेटा, और एक खास टेम्परेचर मेरे बेटा, है ना, याद है मेरे बेटा कितना होता है? 273.16 केल्विन सेल्सियस में माइनस कर लो। ठीक है मेरे बच्चे, और प्रेशर, खास प्रेशर भी होगा 4.58 मिलीमीटर मरकरी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये प्रेशर की यूनिट है मेरे। लेकिन अगर हम पास्कल में देखें तो मेरे बेटे कितना था? 616 पास्कल के बराबर। ये वो खास टेम्परेचर प्रेशर है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर वाटर तीनों स्टेट में एक साथ एग्जिस्ट करता है। ये टेम्परेचर और प्रेशर डन। क्लियर? कोई सवाल आज से? ठीक है, टेम्परेचर कन्वर्जन आ गई, अब हम इसकी प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे। ठीक है ना, तो कल जब हमारे पास सेशन होगा तो कल मैं आप लोगों को छोटा सा टाइम दूंगा, ज़्यादा 20 से 25 एमसीक्यूज से रिलेटेड, एंड देन यू हैव टू सॉल्व दैट एमसीक्यूज रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ठीक है ना, उस टॉपिक में हम उन एमसीक्यूज को कवर करेंगे। अभी सर आपसे कुछ एमसीक्यूज के लिए डिस्कस करेंगे, एंड देन हमारे पास आज की क्लास खत्म। ठीक है, तो 2008 का ये सवाल है, एमडीकेट में आया था। ठीक है, पूछा है द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड इंक्रीज बाय कितना मेरे बेटा? डेल्टा थीटा इंक्रीज होगी, जैसे भी मेरे को कंडीशन मैंने दिया था, इंक्रीज हो गया 30 डिग्री सेल्सियस ऑन सेल्सियस स्केल। हाउ दिस टेम्परेचर चेंज इन एक्सप्रेस ऑन केल्विन स्केल? कैसे एक्सप्रेस करेंगे केल्विन स्केल? कितना चेंज आएगा? जिस साल आया उस साल मुश्किल हुआ, इस साल मुश्किल होना चाहिए। ठीक है, क्या होगा? डी ई दैट इज थीटा प्लस 100 ये होगा सी डेल्टा थीटा, बिल्कुल सही, सी आंसर। अब बेटा अभी मैंने आपको एग्जांपल दे याद करो, 90 डिग्री सेल्सियस है एक बॉडी का, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ 30, कितने का चेंज आपने? 30 का। सबको क्लियर है? कितने का चेंज आया था? तो मेरे बेटे यहाँ कितना इंक्रीज हुआ? डेल्टा थीटा। तो कितना इंक्रीज हो गया? चेंज कितने का आ गया? डेल्टा थीटा के बराबर। तो केल्विन में कितने का चेंज आएगा? डेल्टा थीटा के बराबर। सही, उसने पूछा है मेरे बेटा चेंज एक्सप्रेस इन केल्विन, चेंज की केल्विन में कितना आएगा? ठीक है, जितना सेल्सियस में आएगा उतना कितने का चेंज आया सेल्सियस में? जितना बढ़ेगा उतना ही चेंज आएगा। क्लियर? जिस साल आया तो समझा इसी लगाया था। ओके, लेकिन आप दोबारा नहीं लगना चाहिए। ठीक है मेरा बेटा, आगे क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं किया। अब मेरा बेटा एनर्जी, एनर्जी की 3 यूनिट्स है। ठीक है, एनर्जी की 3 यूनिट्स, हीट एनर्जी की हम बात कर रहे थे। हीट एनर्जी, एनर्जी की 3 यूनिट्स हैं। ठीक है, यूनिट मेरा बेटा वैसे तो क्या होता है ऐसा यूनिट? जूल। ठीक है, जूल याद रखिएगा, जूल। वैसे और 2 यूनिट्स होते हैं मेरे बेटा, कौन कौन सी याद है? कैलोरी, किसे मेजर कर सकते हैं? कैलोरी। ठीक है, कैलोरीज में। और मेरा बच्चा किसे मेजर कर सकते हैं? एक और यूनिट है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, बीटी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, एक कन्वर्जन याद रखिएगा मेरा बेटा, सॉरी, एक कन्वर्जन याद रखिएगा, 1 कैलोरी इसको याद है किसके बराबर होता है? 4.18 जूल। सही, एंड 1 BTU इज इक्वल टू किसके बराबर होता है मेरा बेटा? 1055 जूल। एंड देन मेरा बच्चा एक और चीज यहाँ पर नोट रखिएगा, 1 BTU को अगर मैं कैलोरी में कन्वर्ट करता हूँ तो ये बनता है 252 कैलोरी। तो सबसे बड़ी यूनिट कौन सी मेरे बेटा? ये बताइए, सबसे बड़ी यूनिट कौन सी? BTU। ये 1 BTU कितने के बराबर है? 1055।
ठीक है, और इसको याद रखिएगा कि कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। ये सवाल हमारे पास पास पेपर का ही है। वन वन ब्रिटिश थर्मल यूनिट इज इक्वल टू, इसके बराबर है मेरे बेटे ऑप्शन नंबर कौन सा सही? ई। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। ये 3 यूनिट की आपस में कन्वर्जन याद रखिएगा। डन? कोई कंफ्यूजन? ओके। ठीक है मेरे बेटा, अगला Kelvin, the unit of thermodynamics, temperature is when the thermodynamic temperature of the triple point of water, ठीक है, किसके बराबर होगा? कौन सा ऐसा पॉइंट हो? सी। इसमें चेंजेस है यार, ये वाला पॉइंट नहीं था, ये वाला और कुछ हाँ, ठीक है, 1/273 होगा, ठीक है ना, 1/273 होना चाहिए मेरे साथ। ओके, मेरे बेटा क्यों देखो, क्या है केल्विन? केल्विन एक यूनिट है, इसकी मेरे बेटा टेम्परेचर, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। ओके, मेरे बेटा यूनिट है केल्विन, मेरे बेटा 1 केल्विन होता है। अब केल्विन 1 केल्विन किसके बराबर है? पहले बताइए, हमारे पास जो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट में वो कितना होता है? ये केल्विन में 273 पॉइंट। तो अगर मैं 1 केल्विन निकालना चाहता हूँ, 1 केल्विन किसके बराबर होना चाहिए ट्रिपल पॉइंट के मुकाबले में? ओके, ट्रिपल पॉइंट को ऊपर, ट्रिपल पॉइंट आ गया, ठीक है, ट्रिपल पॉइंट में टेम्परेचर ऊपर आ गया और मल्टीप्लाई में मेरे बेटा 273.16 करेंगे, सही है। तो ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर में कितना होता है? ये इनडायरेक्टली पूछ रहा है, 273.16 ऊपर नीचे क्या हो जाएगा? टेम्परेचर केल्विन में कितना आएगा? 1 केल्विन। तो 1 केल्विन के बारे में पूछ रहा है, 1 केल्विन किसके बराबर होता है? तो 1/273 ऑफ 1/273 ऑफ क्या मेरे बेटा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, डन है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर कितना है मेरे बेटा? 273। तो वो कितने टेम्परेचर के बराबर होता है? अगर उसको केल्विन की एक यूनिट केल्विन निकालना है, यूनिट ऑफ केल्विन में, तो मेरे बेटा किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1/273 से, तो किसके बराबर आएगा? 1 केल्विन। तो 1 केल्विन किसके बराबर होता है ट्रिपल पॉइंट में? 1/273। डन है, समझ आई मेरी बात? ओके, नहीं फॉर्मूला कैसे हो गया मेरा बच्चा, आप समझो। वो 1 केल्विन के बारे में पूछ रहे हैं, बोला है भाई केल्विन द यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब अगर ट्रिपल पॉइंट ऑफ डैश 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 ऑफ द थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, कितने ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के कितने इसके बराबर होगा कि फिर ये हमारे पास थर्मोडायनामिक टेम्परेचर के 1 केल्विन के बराबर बन जाए? तो मेरा बेटा अगर ट्रिपल पॉइंट को देखें तो 273 है, सही ना? तो कितने कौन सी ऐसी वैल्यू होगी कि ये 1 केल्विन प्रोड्यूस कर? डिवाइड करना पड़ेगा ना 1/273 से, तभी तो ये बना है केल्विन। समझ लो 1 केल्विन कैसे आ सकता है? तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि वो केल्विन एक केल्विन प्रोड्यूस कर दे? मेरा बेटा 1/273, अदरवाइज तो कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता, किसी को डिवाइड करो तो 1 केल्विन ही आएगा, ठीक है। वो पूछना आपसे ये चाह रहा है कि यूनिट ऑफ केल्विन है, तो इनमें से कौन सा डैश ऑफ द थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। देन आइए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को भी हमने डिस्कस नहीं किया, ये सवाल सॉल्व करके दिखाइए। एमसीक्यूज नंबर 5। अभी एमसीक्यूज नंबर 5, यार फ़ारेनहाइट इज 122 फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। और मेरे बेटा व्हाट कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन में कितना हो?
फॉर्मूला लगाए मेरे बच्चे, जल्दी से फॉर्मूला लगाइए। हाँ, पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, टीसी में। हाँ, फॉरेन किसमें पूछा टेम्परेचर हमसे, केल्विन में, सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेना। सेल्सियस में किसके बराबर होगा मेरे बेटा, 5/9 TF माइनस 32। मेरे बेटा 5/9 TF कितना दिया हुआ, 122 माइनस 32 90 डिवाइड बाई 9 मेरे बेटा 90 10 मेरे बेटा कितना बना 50 प्लस 273 इज इक्वल टू 323 केल्विन। 323 केल्विन सही। पहले सेल्सियस में कन्वर्ट करके प्लस कर दो मेरे बेटा। अगर फॉरेनहाइट में ये टेम्परेचर है तो सेल्सियस में निकाला, ठीक है, अब प्लस कर दिया 273 डन। ओके, MCQs नंबर 6 बताइए आंसर। टेम्परेचर ऑफ अ गैस डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बोथ ए एंड बी। किसमें मेरे बेटा, काइनेटिक एनर्जी। हाँ मेरे बेटा, MCQs नंबर 10। At what temperature Fahrenheit and Celsius are coincide? Minus मेरे बेटा अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर नन बोलते हो, सही। वैसे तो होना चाहिए था -40, नहीं है तो मेरे बेटा नन भी तो है, सही, कभी नन भी आ सकता है, सही। डन है, क्लियर है। मेरे बेटा -40 होता है जहाँ पर फॉरेनहाइट और सेल्सियस स्केल कॉइंसाइड करते हैं। डन, सही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।